Good afternoon, everyone. Let's move on to this lecture, Kinds of Rights for UPSC PSIR. And in the previous lecture, we have seen the concept of rights and its theories. And in this lecture, we are going to look at what other kinds of rights that exist in modern polities. Now, when we talk about modern polities, या modern government, modern nation state, we must get this idea very clearly what politics is. हमें ये डिस्कस करना जरूरी है because it's only when you get this idea clearly that you can get ahead with clarity with a clear head. So politics is the act of decision making for a group and that group size can vary. अब ये group size जो है it can be a simple clan और a caste हो सकती है और फिर ट्राइब हो सकती है, फिर विलेज हो सकता है, कोई रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल. सो ग्रुप साइज जो है वो चेंज हो सकती है. बट यहाँ पे दो चीजें, फर्स्ट डिसीजन मेकिंग एंड देन डिसीजन विल बी अबाउट द ग्रुप. ये है पॉलिटिक्स. फिर मॉडर्न पॉलिटीज या मॉडर्न नेशन स्टेट की बात करते हैं. सो यहाँ पे मॉडर्न नेशन स्टेट दे आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अबाउट होमोसेपियंस, हम लोगों के बारे में ही है. एंड इंडिविजुअल्स want to survive, first thing. Then they need to engage into some activity, whether economic or not, and they need other facilities, और ये इनको हम एक्सेसरीज कह सकते हैं. ये आपके आइडिया समझने के लिए है, ये आपकी पॉलिटिकल आंसर राइटिंग के लिए नहीं है. सो अब इंडिविजुअल्स को सर्वाइव करना है, तो सर्वाइवल इट नीड्स बेसिक फैसिलिटीज like food, shelter, water, and then security. फिर किसी भी क्राफ्ट में जब वो एंगेज करते हैं, whether it is economic or not, like कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे कोई मैं अपना बताऊँ, टीचिंग हो गया, फिर कोई आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की, सो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस हो गया, लेजिस्लेटिव बिजनेस है, कॉरपोरेट्स हैं, फिर अदर आर्ट्स हैं, लिटरेचर हैं. तो जिस भी तरह के काम में आप इंगेज होना चाहते हैं, सो उसके लिए जितनी भी एक्सेसरीज हैं, तो यहाँ पे एक्सेसरीज जो हैं उनमें सब कुछ आ जाता है. सिक्योरिटी एपरेटस जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिसिंग है, लीगल सिस्टम्स हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जो ग्रीवेंसेस हैं उनका एड्रेसल मैकेनिज्म है. सो इस तरह से सब जो जो चीजें जरूरी है जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ आ गई यहाँ पे. एंड इट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग, और जैसे जैसे बेसिक जो चीजें जो है वो इंश्योर हो जाती है, तो फिर उसके बाद बाकी चीजें भी, क्योंकि पेट भरा होगा तभी बाकी चीजें काम आएगी. खैर, अब ये है कि ये सब चीजें जो है हमारे कंसेप्ट से कैसे जुड़ी हुई है. सो जो मॉडर्न पॉलिटीज जो है या मॉडर्न नेशन स्टेट है, दे वर्क ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, एन अग्रीमेंट. और ये जो अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट दे आर नॉर्म्स एंड सेकंड दे आर ऑब्लिगेशंस. सो नॉर्म्स जो हो गए, जिस भी फ्रेमवर्क में है, जिस भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में है, तो हम अपनी इंडिया की बात करें, मैं अपनी बात करूं, आप अपनी बात करें, सो आवर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट इज सिटीजनशिप, दैट वी हैव बीन बेस्टोर्ड सिटीजनशिप टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं वो हमें फॉलो करने, वी नीड टू अबाइड बाय देम. सो फर्स्ट ये है. देन आवर ऑब्लिगेशंस. सो फर्स्ट थिंग, pay taxes, and second, follow constitution, abide by the constitution. So ये दोनों चीजें, norms and obligation. Now जो भी contract होता है या जो भी agreement होता है, it work on exchange, just like any other monetary exchange, any other economic exchange. So exchange में क्या होता है, you give something, then you get something. यही होता है exchange का, 10 रुपए दो, पेन लो. यही चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये जो मॉडर्न पॉलिटीज जो है उनके अंदर है कि इफ यू आर गिविंग समथिंग, like you are paying taxes and then you are obliging yourself, you are limiting yourself, so you are giving up certain part of your freedom, you are giving up your responsibility, and in that exchange what are you going to get? So you get certain assurances, certain rights. So rights are the exchange
Rights are the, the other part of contractual agreement by which you accede to any constitution, you accede to any polity. So that's the basis of rights. In simple terms, you have accepted to exist in any particular polity. और यहाँ पे polity जो modern time में I am talking about nation states. So अब आप किसी देश के अंदर रह रहे हैं एंड उसमें you have accepted the norms कि जो भी इस पर्टिकुलर ग्रुप में रहने के जितने भी नॉर्म्स हैं, कस्टम्स हैं, मैं वो एक्सेप्ट करूंगा. सो इंडिया की बात करते हैं तो यू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स. देन यू हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस. सो आप वो सारे ऑब्लिगेशंस फॉलो कर रहे हैं कि आप टैक्सेस पे कर रहे हैं. देन यू आर अबाइडिंग बाय द लॉ. देन you are following or you are supposed to follow the constitutional duties. So ये सब कर दिया. इसके बदले में आपको in exchange for that इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको मिलते हैं राइट्स, सर्टेन इंश्योरेंसेस. और वो राइट्स हैं that includes your freedom, your civil liberties, your political liberties, your economic liberty, ये सब. फिर जो पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि राइट्स, the definition of right, the concept of right, it entails four important parts. First, right is a claim. And अब आपको समझ में आ गया वो claim किस लिए है. Modern polity के context में that claim is in exchange for the contract you adhere to, you acceded to. फिर second, right have a certain target who you are seeking claims to. तो आप वो claim जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, तो यू आर सीकिंग दैट क्लेम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर नेक्स्ट आता है सोर्स. व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर क्लेम, किस बेसिस पे आप कर रहे हैं. सो यहाँ पे आपका सोर्स जो है मॉडर्न पॉलिटी में, इंडिया में, द कॉन्स्टिट्यूशन इज योर सोर्स. एंड फाइनली द पर्पस, दैट why are you seeking the claim or what is the purpose of that claim. So अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मॉडर्न पॉलिटी में बात करें तो यूजुअली इट इज टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, टू परस्यू माय गोल, टू लिव अ गुड लाइफ, एटसेट्रा. फिर अब यहाँ पे हम आते हैं इन पे. ये हो गया टोटल बेसिक. फिर जो फर्स्ट पे आते हैं सिविल राइट्स पे. तो दिस हैज बीन द कॉन्सेप्ट. आपको एक्सचेंज में, आपको अपने नॉर्म्स एंड ऑब्लिगेशंस के एक्सचेंज में आपको राइट्स मिले. नाउ राइट्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं क्योंकि आवर लाइफ इज सो डायनेमिक एंड वी आर नॉट जस्ट सम मैकेनाइज्ड एंटिटी, वी आर नॉट मैकेनिकल टूल्स की हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही पार्ट होता है. आवर लाइफ इज एज डाइवर्स एज द लाइफ इटसेल्फ. सो इसमें जितने भी अदर पार्ट्स होंगे उन सबको एड्रेस करने के लिए दे आर ग्रुप ऑफ राइट्स. सो फर्स्ट सच राइट इज सिविल राइट. सो सिविल राइट, as the name suggests, it is the right to become a part of a civilization, a civil no to right to accede to a civilized constitution. So इनको आप और सिंपल में ये कह सकते हैं सोशल और लिवेबल राइट्स. तो इन राइट्स के अंदर आपकी पर्सनल फ्रीडम्स, लीगल इक्वालिटी, ये सब आती है. that you have right to life and personal liberty, individual पे, all kinds of freedom of speech, expression, freedom of religion. Then you have right to privacy, you have equality before law, you have freedom of association. So all such rights, basic rights that you get while acceding to any polity, while acceding to any contractual agreement with the constitution, you get those rights. और वो सब rights जो है वो civil rights है. And those rights are the primeval right, the basic, the rudimentary, the elementary rights which are necessary, जो देने ही हैं. तो इसीलिए civil rights जो होते हैं they form the core part of the fundamental rights, कि जो जरूरी, इसलिए कहा कि they are the elementary rights या fundamental right. तो philosophical origin की बात करते हैं. So जैसे कहा कि ये तो सबसे फंडामेंटल है, जरूरी है, तब इनका जो सोर्स है वो भी बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे है. दैट इज नेचुरल राइट्स थियरी. सो नेचुरल राइट्स थियरी कहती है दैट ह्यूमंस, द होमो सेपियंस,
उनको कुछ अधिकार मिले हैं, दे हैव सर्टेन राइट्स जस्ट बिकॉज दे आर बोर्न एज ह्यूमंस। सो उनके सिर्फ जन्म के बेसिस पे दे आर पार्टी टू अ ग्रुप ऑफ राइट्स। और सेम जो है जॉन लॉक ने भी कहा कि दैट वी इंडिविजुअल, वी द ह्यूमंस, we are born with certain inalienable right. Inalienable means inseparable rights, those rights that cannot be separated from us, such as life, liberty and property. So ये वही राइट है जो जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे फंडामेंटल है, जो आपसे कोई नहीं ले सकता। फिर और इसी में और भी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हुए, लाइक इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है या फ्रेंच रेवोल्यूशन है। ऑल ऑफ देम दे कोड द सेम प्रिंसिपल, द सेम सिविल राइट्स और सेम द नेचुरल राइट्स थियरी, कि ये अधिकार जो है ये तो हमें मिलने ही चाहिए, इवन इफ कोई कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, इवन इफ वी एक्सीड टू एनी कॉन्स्टिट्यूशन। सो द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट दैट आई टॉक अबाउट वो मॉडर्न पॉलिटी के लिए है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए ये वो रास्ता है जिससे ये राइट्स, मॉडर्न पॉलिटी के कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स इवॉल्व हुए। बट सिविल राइट्स जो है वो पॉलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं है, नेशन स्टेट है कि नहीं है, वेदर वो किसी जंगल में रह रहे हैं, वेदर दे आर द लॉस्ट ट्राइब, द अनकॉन्टैक्टेड आइसोलेटेड ट्राइब्स ऑफ अंडमान निकोबार, जैसे ओंगे, सरा जरावा, सेंटिनलीज, अगर ये ट्राइब्स हैं जो कोई कांटेक्ट नहीं रखती, उनके पास भी वो राइट्स हैं कि देयर लाइफ कैन नॉट बी टेकन without their permission, their liberty cannot be snatched away, and their property cannot be bequeathed, their property cannot be taken away. So ये सब rights जो हैं ये civil rights हैं। फिर केस स्टडीज, जैसे यूएसए के अंदर ही सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ, तो सिविल राइट मूवमेंट इसमें अफ्रीकन अमेरिकन एंड जो वहाँ के जो अमेरिकन है, सो इट वाज अ ब्लैक वर्सेस वाइट आइडिया। सो जो ब्लैक पीपल जो थे उनको सिविल राइट्स नहीं दिए थे। तो अगेन सिविल राइट्स, दोज राइट्स विच आर नेसेसरी। तो उनको अगर इक्वालिटी नहीं मिल रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको सेग्रीगेट किया जा रहा है, तो so all forms of racial segregation, racial discrimination, it is antithetical to the civil rights. So फिर जब civil right movement हुआ, especially during the time ये शुरू हुआ था जॉन अब्राहम लिंकन के टाइम से, और फिर then the many leaders like Martin Luther King, they also brought the principle of Mahatma Gandhi, like peaceful protest, civil disobedience, और धीरे धीरे फिर ये अधिकार उनको दिए गए, तो सिविल राइट्स वर गिवन टू देम। फिर सेकंड जो है ईरान में, अभी रिसेंटली 2 साल पहले का है, सो महसा अमीनी, सो दिस वुमन, शी वाज डिटेन and then she died in custody because of improper hijab. So उसकी डेथ के बाद फिर जो है, जो वहाँ की जो वीमेन है, ईरानियन वीमेन, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ईरानियन अथॉरिटीज, अगेंस्ट द मोरालिटी पुलिस की उनको भी अधिकार मिलने चाहिए, दे शुड हैव बॉडली ऑटोनॉमी, द फ्रीडम ऑफ ड्रेस एटसेट्रा। फिर बात करते हैं सिविल राइट्स में कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। सो सिविल राइट्स में फर्स्ट जो सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, सर्वेलेंस में ये है कि गवर्नमेंट जो है वो उनके जो लाइफ के हर एक पार्ट को मॉनिटर करती, लाइक योर कॉल्स, या फिर आपके मैसेजेस, योर मूवमेंट, फिर आपके जो डिजिटल कह सकते हैं, तो डिजिटल या फिर फिजिकल दोनों प्रेजेंस जो है, इट इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड। सो इट इज an intrusion on privacy, because privacy is your right, privacy is your fundamental right, is your civil right. फिर उसके बाद है हेट स्पीच एंड मिस इन्फॉर्मेशन। तो फ्री स्पीच जो है इट इज अ सिविल राइट, कि अगर आप ह्यूमन हैं देन यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, बिकॉज ह्यूमन होने के बाद इफ यू कैन नॉट एक्सप्रेस योरसेल्फ, सो it's not just gagging, it is a torture, a form of torture, because we have a functioning mind, and our mind comes up with a lot of ideas. It's like a machine that you cannot stop. So usme sometimes when you see atrocities yourself,
or when you are up against any wall, when you face discrimination yourself, या फिर किसी भी तरह का injustice हो, so your mind tries to speak up, or your mind tries to express. या फिर ये चलो इनजस्टिस की बात नहीं करते हैं, जितने भी एडवेंचर्स हैं, जितने भी इन्वेंशंस हैं, जितने भी एक्सप्लोरेशंस हैं, जितने भी डिसीजंस हैं, और जितने भी एक्शंस हैं, ऑल ऑफ देम दे आर जेनेसिस ऑफ आवर थॉट्स. अगर थॉट्स एक्सप्रेस नहीं होंगे तो फिर सोसाइटी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ना बंद हो जाएगी. तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट, कोई मेजॉरिटी पार्टी, या फिर कोई रिलीजियस सेक्शन हो गया, ये सब अगर दे वांट टू साइलेंस यू, सो ये जो चीज है, ये इट इज अगेंस्ट योर सिविल राइट. तो आज के टाइम में जो हेट स्पीच है, पोलराइजेशन है, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन है, ऑल ऑफ देम दे आर टेकिंग अवे योर प्रेशियस राइट. फिर ये जो चीजें होती है अथॉरिटेरियन रेजिम्स में होती है. अथॉरिटेरियन रेजिम्स मीन्स वो रेजिम्स जिनके अंदर अथॉरिटी जो है किसी एक पर्सन में या किसी सेक्शन के अंदर ही कॉन्सेंट्रेट होती है. तो ऐसे में वो अपनी पावर मेंटेन रखने के लिए दे वांट टू साइलेंस ऑल अदर पावर्स. फिर देन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. सो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न नेशन या मॉडर्न पॉलिटी, सो यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं लोग, दे आर नॉट होमोजीनस, दे आर नॉट यूनिफॉर्म. किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, जैसे अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में भी आप जानते हैं कितनी डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी में हर जगह मेजॉरिटी नहीं है. सारे जो पॉपुलेशन है, सब सेक्शंस हैं, सब एथनिसिटीज हैं, सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. कुछ मेजॉरिटी है, कुछ माइनॉरिटी है. तो यहाँ पे माइनॉरिटी वॉइसेस जो हैं, दे ऑल्सो दे आर साइलेंस, दे आर एक्सक्लूडेड, दे आर मार्जिनलाइज्ड. सो ये भी एक अ थ्रेट अगेंस्ट द सिविल राइट्स. फिर नेक्स्ट कम्स पॉलिटिकल राइट्स. नाउ कम्स द सेकंड टाइप ऑफ राइट्स. अब यह है कि in that contractual agreement your civil rights have been assured. अब civil rights, like you can move anywhere, you can engage into any kind of work, basic facilities आपको मिल रही है. फिर your mobility is ensured. फिर उसके बाद you can speak freely, आप कोई भी तरह का काम कर सकते हैं, आप किसी भी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, आपकी प्राइवेट लाइफ जो है उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे. बट what about the common things? What about the things that affect a lot of us in common way? क्योंकि when it comes to common, we talk about politics. क्योंकि again politics की definition पे आते हैं. So politics is the decision making for a group. So sometimes it is about the common issues, the common problems. So ऐसे में अगर common चीजों को लेकर आप you want to engage yourself, like it is your way of life, कि जो common issues जो है उनको address करना चाहते हैं, whether आप एक उसमें एक victim है या आप एक party है, वो अलग चीज है. But when you want to engage yourself politically, तो क्या rights है, क्या avenues है. और civil rights के basis पे, even if you have been given the right to speak freely, the right to criticize the government, but then what about the participation? What about you want to participate in that common decision making? क्योंकि यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटी में हम रहते हैं, any decisions affect us. वजह, first we are following the norms, and then the obligation. वही चीज बार बार आई है. So obligation में you are paying taxes. Second thing, many restrictions have been placed on them, the norms. So इन दोनों कारण से the obligation and norms, it creates this thing कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कहीं ना कहीं पे वो डिसीजन मेकिंग हो रही है, एंड देन यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो उसके लिए क्या राइट्स हैं? सो वो राइट्स दैट एम्पावर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, दे आर नोन एज पॉलिटिकल राइट्स. सो यहाँ पे राइट टू वोट, कि अगर आप सिर्फ वोटिंग प्रोसेस से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं,
या फिर यू वांट टू एंटर पॉलिटिक्स, यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शन, और फिर उसके साथ जो जितने भी एक्सेसरीज हैं, टू जॉइन एनी पोलिटिकल पार्टी, टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, टू petition the government, to criticize the government, to protest peacefully. सो ये सब आइडियाज। अब इनके हिस्टोरिकल ओरिजिन की बात करते हैं। सो हिस्टोरिकली पोलिटिकल राइट्स वहीं से इवॉल्व हुए जहां जिसको लेकर दे आर क्रिटिसाइज इन द मॉडर्न टाइम्स। जो अभी आपको पता नहीं कि मॉडर्न टाइम्स में इफ इवन इफ यू हैव बीन गिवन द राइट टू लिव फ्रीली, बट देन इफ समथिंग अफेक्ट यू, even if you are not a party, you want to engage yourself into that process, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उस कॉमन डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आपके ऊपर फिर आपके ऊपर कोई कानून बनाया जा रहा है, एंड मे बी यू आर दैट माइनॉरिटी, आप मुस्लिम है या फिर आप क्रिश्चियन है या फिर आप दलित है, इफ यू आर वुमेन, इफ यू आर इंडिजिनस पर्सन, या फिर आप एक फार्मर है और आपके ऊपर एंटी फार्मर लेजिस्लेशन आ रहा है, या फिर आप एक कह सकते हैं एक वर्कर है और आपके पास एक लेबर कोड लागू किया जा रहा है जिसमें आपकी जो वेजेस है वो कम की जा रही है। सो इन सब ऐसी वो चीज जो आपको अफेक्ट कर रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यू नीड टू पार्टिसिपेट। और यहीं से वो चीज शुरू हुई थी क्लासिकल एथेंस में, द बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पे सिटीजन्स जो थे उनको अधिकार था टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली। फिर उसके बाद जो है एंशियंट टाइम से फ्रॉम विलेज काउंसिल, देन मिडिवल टाइम पे द डिवाइन राइट ऑफ द किंग्स टू रूल, द अनहेल्दी नेक्सस बिटवीन चर्च एंड द रूलिंग क्लासेस। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, द इल इफेक्ट्स ऑफ capitalism, then imperialism, colonialism, racial hierarchy, patriarchy. So we have fought along, और जो मॉडर्न जो राइट्स है या मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है उनमें ये पॉलिटिकल राइट्स हैव कम आफ्टर फाइटिंग, स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ऑल दीज इल्स। फिर एंशियंट या फिर मॉडर्न थिंकर्स की बात करें, सॉरी एंशियंट नहीं, मॉडर्न थिंकर्स की बात करें, सो जॉन जैक्स रूसो एंड थॉमस पेन, बोथ ऑफ देम टॉक अबाउट द विल ऑफ द पीपल, कि कोई भी गवर्नमेंट जो है इट शुड बी established on the basis of mood of people, कि लोग स्टैब्लिश करें उसको, क्योंकि इट इज अबाउट इंडिविजुअल। जिससे ये लेक्चर शुरू हुआ दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये जितना भी स्ट्रगल है, जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, आपका एग्जाम है, मेरा पढ़ाना है, कहीं पे ये कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पे कोई किसी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, कहीं पे कोई सर्विस डिलीवरी चल रही है, कहीं पे कोई जर्नलिस्ट जो है एक क्रिटिकल आर्टिकल लिख रहा है, ऑल ऑफ देम they can be traced to this particular thing. We are homo sapiens, we are our society is made up of individuals, and all of those individuals they have their own life. So चीज यहीं से शुरू होती है। तो जब लोग जो इंडिविजुअल्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहते हैं, तो एग्जिस्टेंस जो है वो उन्हीं के बेसिस पे होता है, ना कि दी अदर वे अराउंड, है ना। संविधान हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, जितने भी वर्जन्स ऑफ पॉलिटी हो गए, जितने भी राइट्स हो गए हैं, वो सब इंडिविजुअल्स की वजह से है, इंडिविजुअल राइट्स की वजह से नहीं है। सो दिस ऑपोजिट, दिस वाइस वर्सा थिंग इज नॉट देयर। फिर उसके बाद और द अमेरिकन इंडिपेंडेंस है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो जितनी भी रेवोल्यूशंस है ऑल ऑफ देम, वो उनमें यही है कि दे अटैक द एस्टैब्लिश्ड पावर एंड देन दे स्नैच देयर ओन लाइफ आउट ऑफ इट। सो जितने भी रेवोल्यूशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, वो यही काम करते हैं कि जो ऑलरेडी जो स्टेटस quo है, द स्टेटस quo इज चैलेंज, एंड कोई भी स्टेटस quo तभी चैलेंज किया जाएगा जब it is discriminatory and it becomes unbearable to tolerate any further. फिर बात करते हैं political rights जो हैं, why do they matter? First, they are tools of accountability and participation. Now, accountability and participation, यहाँ पे पहले accountability की देखते हैं। So, accountability जरूरी यूं है कि first, the taxes are being paid. Now, I am not talking about direct taxes, जो बहुत लोग जो बात करते हैं कि हम जो है गवर्नमेंट की जो टैक्स स्लैब है उसमें आते ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स में
ये आप कहेंगे कि वो किस तरह इफेक्ट करते हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लेती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, बट साथ में ही उसी इन्फ्लेशन के करस्पॉन्डिंग, उसी के प्रोपोर्शन में आपकी अगर सैलरी, आपका रेम्यूनरेशन अगर वो नहीं बढ़ता, आपके प्रॉफिट नहीं बढ़ते, देन इसका मतलब है कि आप कम कमा रहे हैं और ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सो आपका अगर बहुत सारा पैसा अगर जा रहा है तो आप चाहेंगे ना कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, आप देखना चाहेंगे कि आप वो ऑडिटिंग या वो बजटिंग जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। और इसके अलावा सेकंड इसको आइडिया इसका ये है अकाउंटेबिलिटी का, कि जो भी वो कानून बना रहे हैं या जो भी पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी एक्ट आ रहा है, और जहां जो भी एक्टिविटी है, वो सब जो है अगर उसमें आप विक्टिम बन जाते हैं तो आपको वो भी ध्यान रखना जरूरी है कि फर्स्ट ऑडिटिंग या बजट चेक करना, ठीक है, वो समझ में आता है कि वहां पे इकोनॉमिक मोटिव है, बट उसके साथ सिविल एंड पॉलिटिकल मोटिव भी तो है। सिविल मोटिव यहाँ पे ये है कि आप अगर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं रखते या आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो फिर कल आपके ही अधिकार जो छीन लिए जाएंगे। फिर अगर घर से ही रात को अगर पुलिस आके अगर उठा ले, जैसे ज्यूस के अंदर, सॉरी, नाजी जर्मनी के अंदर जो ज्यूस को जो मारा गया 6 मिलियन, या फिर ब्रिटिश टाइम में भी कहें तो जितने भी रेवोल्यूशनरी या जितने भी एसोसिएट्स हैं उनको भी खत्म किया गया एक तरह से। जहां भी जितनी भी मेजोरिटेरियन कंट्रीज हैं या ऑथोरिटेरियन कंट्रीज हैं, रशिया हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया, या अभी रिसेंटली जो तुर्की है, तो यहाँ पे जो ऑपोजिशन है या फिर जो क्रिटिकल वॉइसेस है उनको हटा देते हैं। इवन इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं दे वर एलिमिनेटेड। तो ये सब जो है, ये आप वो नहीं चाहेंगे ना कि वो आपके साथ हो। सो इसकी वजह से पार्टिसिपेशन जरूरी है, दैट कीप पावर टू द रियल ओनर, बिकॉज वी आर इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर जो है वो अल्टीमेटली लोगों के पास है। तो यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट है। फर्स्ट, इट शुड बी अबाउट जस्टिस, एंड देन द सोवरेनिटी शुड लाई विद द पीपल। सो आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको चूज कर पाएंगे। यू कैन होल्ड the leaders, the representative accountable. फिर justice, you can seek justice, and then you have the civil, all kinds of civil rights जो आपके healthy living के लिए जरूरी है। So उसमें protest, campaigns, organization, structuring, ठीक है, और या फिर to address the grievances, वो सब हो सकता है। केस स्टडीज की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो the black minority, or the black people, they were denied all kinds of civil and political rights by the white minority, the white masters. फिर African National Congress and Nelson Mandela fought for a long period of time. Nelson Mandela जो है, he was imprisoned for 27 years, and finally he was freed in 1994, and then a first multiracial democratic election was held. फिर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी आज़ादी के पहले बहुत कम लोगों को अधिकार थे। जब हम भी जब नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि थ्रू आउट दिस द होल सागा ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बहुत ही कम लोगों को अधिकार थे। वोटिंग राइट्स जो है बहुत ही कम लोगों के पास थे, लेट्स से 15% के पास। सो इतना कम रेशियो था। सो आज़ादी मिलते ही पहली चीज जो हमने की, वी अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मीन्स एक पर्टिकुलर एज के बाद 18 या 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं, किसी भी सोशियो इकोनॉमी या एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सबको वोट देने का अधिकार है। फिर नेक्स्ट पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं तो अभी जो चैलेंजेस हैं, फर्स्ट वोटर सप्रेशन। तो वोटर सप्रेशन या वोटर मैनिपुलेशन की बात कर सकते हैं। इनको ब्रॉडर लेवल पे हम इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग की बात। तो इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग में ये होता है कि अब जो इलेक्शंस जो हैं, यानी डेमोक्रेसी जो है, इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ पावर, अ सोर्स ऑफ वेल्थ एंड पावर। सो इस पावर के लिए बहुत लोग जो हैं दे वांट टू फाइट टिल दैट। सो
अब उनके पास कुछ है नहीं, फिर वो ऐसे कुछ प्रॉमिस करना भी नहीं चाहता जिससे उनकी पावर और कम हो जाए, क्योंकि अगर रियल तरीके में देखें तो इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पावर, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस। सो इसमें प्रॉफिट मेकिंग या पावर एक्यूमुलेशन का कुछ है ही नहीं। Anyway, तो प्रेजेंट टाइम में ये इलेक्शन जो है, इट हैज बिकम अ न्यू अरीना, कि कुछ लोगों को जो है पावर चाहिए, उसी पावर के लिए वो कहीं भी जाने को तैयार है। सो अब जब उनके पास कोई मोटिव नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सो व्हाट दे रिसोर्ट टू, दे नो दे गेट इनटू दिस मैकेनिज्म, मैनिपुलेटिव मैकेनिज्म, इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग। सो वहाँ पे जो वोट मैनिपुलेट करते हैं, पोलराइजेशन होता है, वोटर जो है उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो अल्टीमेटली उनको जो है सिर्फ नंबर से मतलब है, कि किसी तरह से उनको वोटिंग के लिए +1 चाहिए। सो उस +1 के लिए वो हर तरह से कोशिश करते हैं, वोटर को भी यहाँ पे इंटरमीडिएट करते हैं, वोटर काउंट कम करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ अपने जो फेवरेबल वोटर्स जो हैं उनका काउंट बढ़ाते हैं इस तरह से। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ चैलेंजेस, जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो है वो वहाँ पे, स्पेशली इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, कि वो इलेक्शंस तो ऑर्गेनाइज करवाते हैं बट उसके साथ ही वोटर्स को इंटिमिडेट करते हैं, उनको धमकाते हैं। जो ऑपोजिशन है इट इज क्रस्ड, एक्साइल्ड, जेल्ड, जितने भी प्रोटेस्ट हैं उन सबको साइलेंस कर देते हैं ताकि पावर उनके पास रहे। और अल्टीमेटली आइडिया वही है, किसी तरह से जो उनको फाइनल विनिंग नंबर जो है वो चाहिए। और यहाँ पे फिर इलेक्शन जो है वो, इट इज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी, इट बिकम्स अ पर्सनल कंटेस्ट। फिर सर्वेलेंस है, जो सिविल राइट्स का है वो पॉलिटिकल राइट्स का ही है, कि हर तरह के जो पॉलिटिकल डिसेंट है जो है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है, उसको ट्रैक करके उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो जिस तरह से आप लोगों ने सुना होगा जो इजरायली सॉफ्टवेयर है, सो सो इसराइल जो है इट प्रोवाइडेड दैट सॉफ्टवेयर टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इंडियन पोलिटिकल एजेंसी, और फिर उन्हीं से जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, ऑपोजिशन पार्टी मेंबर्स हैं, उन सब के जो फोन ट्रैक किए गए, उनका सब डेटा जो है इट वाज हैक्ड, इट वाज इंट्रूडेड, इट वाज लुक्ड इनटू। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। सो यहाँ पे ये करता है कि जो एल्गोरिदम्स हैं, जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हैं, उनको वो इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं ताकि जो पब्लिक ओपिनियन जो है वो उनकी तरफ जाए। सो इट्स अगेन अ काइंड ऑफ वोटर मैनिपुलेशन या ओपिनियन मैनिपुलेशन। फिर मार्जिनलाइज ग्रुप जो है। फिर लेट्स मूव ऑन टू इकोनॉमिक राइट्स। So, you know, the economic rights or economy in general, they form the heart of everything. क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ है, everything is about individual, everything is about people, and people can do, or people can think about everything else only if they are fed, only if they have their stomach full. So यहाँ पे जो बेसिक प्राइमेवल इंस्टिंक्ट यहाँ पे जो आता है, द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कि सर्वाइवल इंश्योर्ड हो तभी वो आगे पॉलिटिकल राइट्स या सिविल राइट्स की बात कर पाएंगे। अगर किसी के पेट में खाना ही नहीं है तो फिर उसको कहेंगे कि हम आपको पॉलिटिकल, वी आर गिविंग यू राइट टू स्पीच, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, सो वो मीनिंगलेस हो जाता है। सो इकोनॉमिक राइट्स मतलब ये है कि फर्स्ट यू हैव बीन गिविंग अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट आपको एक स्टेबल या आपको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, एंड देन द बेसिक थिंग्स आर देयर, बेसिक कह सकते हैं बेसिक फैसिलिटीज आर देयर। सो ये दोनों चीजें हैं, और कभी कभी दोनों ही एक में ही क्लब होती है, कोई कभी कभी अलग होती है। सो अब अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि नाउ सर्वाइवल में तो ऐसा तो है नहीं कि मॉडर्न टाइम्स में हम लोग जो है वी स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, की सबसे पहले पत्थर रगड़ के आग जलानी है फिर पहिया बनाना है, वहां से तो है नहीं। हम सिविलाइजेशन में काफी आगे आ चुके हैं, और द टेम्पलेट दैट वी स्टार्टेड ड्यूरिंग स्टोन एज, आज हमारे पास इतना कुछ है कि वी कैन स्टार्ट अ न्यू। आज जो पैदा होने वाला बच्चा है जो है वो
उसका जो जो न्यू नॉर्मल है वो शुरू ही होगा एआई एज से। तो जिस तरह से जो पहले पैदा हुए थे उनकी उनकी लाइफ शुरू हुई थी टेलीफोन एज से, उससे पहले जो हुए थे उनकी लाइफ जो है वो शुरू हुई थी एम्बेसडर से, एम्बेसडर कार आई थी। उससे पहले जो हुए थे उनकी लाइफ शुरू हुई थी इंडिपेंडेंस से, उसके पहले जो थे उनकी लाइफ शुरू हुई थी रेलवे एंड टेलीग्राम से। सो ये हर एक एज में न्यू नॉर्मल्स हैं। सो यही है हमारे पास आज भी एक न्यू नॉर्मल है। तो उस न्यू नॉर्मल में अपॉर्चुनिटी होना जरूरी है, द फेयर अपॉर्चुनिटी, कि कुछ भी करना चाहें, एक धंधा खोलना है, एक बिजनेस खोलना है, जैसे मैं अपना बात कहूँ एक यूट्यूब पे चैनल बनाना है तो उसके लिए भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी हो, या फिर आप यूपीएससी को यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं, यू वांट टू बी ए ब्यूरोक्रेट, सो उसके लिए भी आपको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं हो कि सरकार जो है अपने अपने जो मंत्री है उनके बच्चों को ही, या जो ऑलरेडी आईएएस है वो सिर्फ अपने बच्चों को ना आईएएस बना ले, आईपीएस वगैरह बना ले, और आपके लिए कुछ है ही नहीं। सो ये सब में होता है जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जो नाम दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसको एक वर्क का दे सकते हैं एट ब्रॉडर लेवल, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। सो जो भी काम आप करना चाहें, आर्ट का हो, लिटरेचर का हो, बिजनेस के अंदर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पब्लिक सर्विस हो, किसी भी जो भी काम आप करना चाहें उसके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, वो है इकोनॉमिक राइट्स। And the set of rights associated with economic rights are as right to work and free wages, fair wage, fair property का अधिकार है, to form and join trade unions, basic livelihood जितने भी हैं, basic necessities, to rest and leisure and social security. So ये सब है। Now यहाँ पे एक चीज जो है जो आप लोगों ने पहले क्या पता देखी नहीं, सो सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में ये होता है कि आप जहां भी काम करते हैं देन यू कैन save some of the money, whether you do it or your employer does it, और कुछ पैसा जो है it is saved, फिर उसी पैसे पे there is an incremental interest, और वो कंपाउंड होके एक टाइम पे आपको जो ग्रेचुइटी लमसम जो है, या फिर जितने भी सिस्टमेटिक विड्रॉल टाइप से, वो चीज आपके लाइफ टाइम के लिए वो अमाउंट आपके लिए रहता है, ताकि अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में काम आ सके। देन उसके साथ जैसे पेंशन हो गया, पेंशन के अलावा जो हेल्थ एंड जितनी भी सोशल बेनिफिट्स हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, आपकी फैमिली के लिए जो भी जिस भी तरह की बेसिक चीज़ें हो वो सब हो गई। तो ये सब जो है चीज़ें, सोशल चीज़ें, ये मिलके सोशल सिक्योरिटी बनाती है। तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो इन दो चीज़ों की वजह से ही काफ़ी पॉपुलर होती है, सरकारी नौकरी। तो पहला तो उसके अंदर ये होता है कि ज़्यादा टाइम तक जो सरकारी नौकरी होती है वो सेफ होती है, कि कोई हटा नहीं सकता, आप रह सकते हैं काम में बिना किसी है ना बोगस या इलॉजिकल कारण से, तो कोई नहीं हटाएगा। एंड सेकंड, जो सोशल सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। सो यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के टाइम में मॉडर्न पॉलिटीज में ये एक बड़ा इशू है, सोशल सिक्योरिटी वाला। फिर बात करते हैं फिलोसॉफिकल फाउंडेशन की। तो फर्स्ट, ये जितने भी राइट्स हैं दे स्टार्टेड विद द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स, कि जब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल मास प्रोडक्शन एंड मैसिव प्रॉफिट, मास प्रोडक्शन एंड मैसिव प्रॉफिट। तो उसमें आइडिया ये होता कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले जो सोसाइटी थी इट वाज एंगेज इन सम काइंड ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, वन और अनदर फॉर्म ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री अलोंग विद द ट्रेड। तो कॉटेज इंडस्ट्री में हर कोई आदमी जो है अपने अपने घर में, उनकी खेती बाड़ी भी चल रही थी, साथ में दे वर एंगेज टू वन और अनदर क्राफ्ट। और फिर यही जो जितने भी क्राफ्ट हैं उसमें जितने भी एक्स्ट्रा सरप्लस है, वो सरप्लस जो ट्रेडर्स जो हैं, ट्रेडर लॉबीज, ट्रेडर बॉडीज, वो सब उनको जो अपने अपने लोकेलिटी से उनको इकट्ठा करके देन वो एक्सपोर्ट होता। तो इस तरह से ये कॉटेज इंडस्ट्री चल रही थी। बट इसमें यह है कि दो इकोनॉमिक ऑफ स्केल जो है वो नहीं। सो स्केल मतलब प्रोडक्शन एट लार्ज स्केल।
बहुत ज्यादा नंबर में। कॉटेज इंडस्ट्री में जितने भी जो लोग दिन भर में जितना बना पाते उतना ही था, क्योंकि डिमांड उतनी थी। फिर यह है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में जब मशीनरी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज जो है वो बढ़ गए, एंड देन इट लेड टू द ईज ऑफ ऑपरेशन। जो प्रोडक्शन जो है उसको भी काफ़ी अच्छी स्पीड, काफ़ी गति मिली। तो उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो इट अक्वायर्ड दैट स्केल, मास लेवल पे प्रोड्यूस होने लगा। एंड नाउ मास प्रोडक्शन में क्या होता है, अब ये है कि 100 चीजें जो है, अगर हर एक के अंदर 2 रुपए का प्रॉफिट है तो टोटल 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और यही कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पे कुल मिला के एक दिन में 5 या 10 यूनिट ही प्रोड्यूस हो रही है। सो यहाँ पे जो फर्क है प्रॉफिट का, इसमें देख से 5 या 10 के अंदर वही अगर यही देखे तो यहाँ पे 10 से 20 रुपए का प्रॉफिट है, और यहाँ पे 10 टाइम्स प्रॉफिट है। और वो 10 टाइम प्रॉफिट्स एक आदमी के पास जा रहा है, बिकॉज ऑफ ही इज द ओनर ऑफ दैट मास प्रोडक्शन यूनिट। सो जो मैसिव प्रॉफिट्स जो है वो एक्यूमुलेट होने लगे। सो दिस गेव राइज टू अ न्यू रूलिंग क्लास, द कैपिटलिस्ट वन। तो इसके साथ ही जो ओनर्स जो है उनके पास ज्यादा प्रॉफिट आने लग गया, उनके पास वेल्थ जो है जाने लग गई, और जो बाकी जो वर्कर्स जो है उनके पास नहीं। तो ऐसे में जो वेल्थ इनइक्वालिटीज जो है इस पे भी फिर बहुत लोगों की नजर जाने लग गई। तो the first such critic is Karl Marx, who emphasized that freedom is meaningless without economic equality. कि अगर किसी भी तरह का सिविल पॉलिटिकल राइट्स दो, बट देन यू डू नॉट हैव इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि एक कैपिटलिस्ट क्लास जो है, एक आदमी 200 करोड़ कमा रहा है और एक आदमी 20,000 कमा रहा है। सो यू कैन सी द ग्लेरिंग डिफरेंसेस, बिकॉज अगर ये वेल्थ डिफरेंसेस हैं तो वेल्थ डिफरेंसेस के साथ में सिविल डिफरेंसेस, मतलब पॉलिटिकल डिफरेंसेस और अदर काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस भी होंगे। ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं। जिसके पास 200 करोड़ है उसके पास पॉलिटिकल पावर है, उसके पास उतनी ही फोल्ड, उतने ही गुना पॉलिटिकल और सिविल पावर है। और जिसके पास पैसा कम है वो, तो वेल्थ इनइक्वलिटीज यहाँ पे सिर्फ पैसे को लेकर नहीं। अगर ऐसा ही होता है कि नो पैस अगर इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हो, इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन हो, बट उसकी वजह से पॉलिटिकल एंड सिविल स्पेस में इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो बहुत ही कम लोग जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को क्वेश्चन करते हैं। बट बाकी आप समझ सकते हैं पैसा जो है वो फिर पॉलिटिकल पावर, सिविल पावर, बेसिक अमेनिटीज की, सॉरी, जो लग्जरीज अमेनिटीज जो है वो सब भी लाता है, तो फिर उसमें फिर चैलेंजेस तो होंगे ही। फिर देन जो आपने केनीज के बारे में भी सुना होगा, जॉन मैनार्ड केनीज। सो यहीं से शुरू हुई थी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, कि ही सेड कि आ, अगर गवर्नमेंट को ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो डिस्पैरिटीज जो है इसको ठीक करना है, और साथ में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो इकोनॉमीज जो जो डेवस्टेट हो गई थी, जो मार्शल प्लान लेके आए थे जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के टाइम पे, तो उस मार्शल प्लान में जितने भी यूरोपियन इकोनॉमीज हैं, द डेवस्टेटेड वन, उनको फिर ठीक करना था, उनको फिर रेजुमिनेट करना था, उनको रिबिल्ड करना था। सो यहाँ पे जो पहला यही तरीका था कि जो स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, दे इन्फ्यूज मैसिव अमाउंट ऑफ मनी, और वो पैसा जो है वो जाए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, और जितने भी सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं कि गरीबी ना आए, जो अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, सारी जो बेसिक बेसिक फैसिलिटीज जो है, जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड है वो दिया जाए, उसके बाद देश अपने आप खड़े हो जाएगा। फिर सेकंड जो नेक्स्ट ग्राउंड जो है वो यूडीएचआर का है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें आर्टिकल 22 टू 35 टू 25 दे ऑल्सो affirm the right to work, social security and standards of living. So ये आप समझ रहे हैं ना, these are the new bare minimum, the new standards। जिस तरह से आज की जनरेशन में पैदा होने वाला है ना, वो एक एआई की एज में पैदा होगा, तो वो एक उसका न्यू नॉर्मल है। तो उसी तरह से आज की एज में जो स्टैंडर्ड्स जो है वो भी बढ़ गए। मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है अब सिर्फ एक झोपड़े से काम नहीं होता है ना, अब जो जो चीजें हैं, राइट टू वर्क, सोशल सिक्योरिटी एंड बेसिक लिविंग, ये सब भी जरूरी है।
फिर ये क्वेश्चन आता है, व्हाई इकोनॉमिक राइट्स मैटर। क्योंकि पेट में खाना नहीं है, शेल्टर नहीं है, काम नहीं है, तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है दे आर मीनिंगलेस। फिर if you do not have the economic power, if you are economically insecure, then you will certainly face exploitation, inequality, social unrest and various else। जब जेब में पैसा नहीं होता तो आदमी क्राइम की तरफ जाता है। जब अब जेब में पैसा नहीं होता तो जो आप किसी के हाथ में टूल्स, किसी के हाथ पपेट्स बन जाते हैं। फिर इनइक्वालिटीज बढ़ती है तो उसके साथ ही और जितने भी पॉलिटिकल या जो क्रिमिनल इश्यूज जो है वो भी बढ़ते जाते हैं। जैसे आज देखा होगा, आज के टाइम में इंडिया में जो ड्रग रिलेटेड वायलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, और वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब जो पहले जो चीजें जो मेगा पॉलिसीज में दिल्ली, मुंबई, जयपुर यहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड थी, अब वो गांव तक आ गई। गांव में छोटे छोटे बच्चे, 10वीं 11वीं के बच्चे जो है वो ड्रग्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो उनके सीनियर्स जो है, अब वो पढ़ लिख के जा चुके हैं, उनके पास कोई धंधा पानी नहीं है और कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा है। जो पैसा जो है ऑलरेडी जो बिग कॉर्पोरेट जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। फिर साथ में पॉपुलेशन जो है वो भी इंडिया की काफ़ी यंग है, तो दे आर मल्टीपल हेड्स कंपीटिंग एट द सेम टाइम। सो इस तरह से जो एक आर्टिफिशियल स्कैरसिटी शुरू हो गई। और जब लाख हाथ पांव बांधने के बाद भी जब कुछ नहीं होता, तब आदमी फिर क्राइम या ड्रग्स दोनों में किसी एक तरफ जाता है। सो अल्टीमेटली इकोनॉमिक राइट्स जो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये ना सिर्फ फंडामेंटल है बट दे लाई एट द कोर ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अगर सिविल पॉलिटिकल राइट्स, एक बार तो सिविल पॉलिटिकल राइट्स जो है वो भी जा सकते हैं, बट इकोनॉमिक राइट्स यानी राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू वर्क, राइट टू अर्न अ डिसेंट सम, या राइट टू अर्न अ बेसिक सम, अगर वो नहीं मिल पाए देन पीपल दे आर लेफ्ट टू दैट नो दैट एनिमल एग्जिस्टेंस। वो एनिमल एग्जिस्टेंस भी नहीं कह सकते, लोअर देन दैट, बीनीथ ह्यूमन डिग्निटी। और वो फिर बहुत ही गंदा मामला है। खैर, फिर केस स्टडीज की बात करते हैं तो स्कैंडिनेवियन मॉडल है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जितने भी है, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड, तो ये सब कंट्रीज जो हैं उनका एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मॉडल है। और इस मॉडल में वो जो सिटीजन्स पे जो है वो हाई टैक्स लगाते हैं, बट उन्हीं हाई टैक्स को वो स्ट्रॉन्ग वेलफेयर में यूज करते हैं। सो यहाँ पे वो वही चीज है कि दैट वो चाहते हैं कि उनके सिटीजन जो है उनको वो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी तो मिले। इवन अनएम्प्लॉयड जो है उनको भी वहां पे वेलफेयर प्रोग्राम्स मिलते हैं। यानी जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास धंधा पानी नहीं है, उनको भी हेल्थ केयर, उनको भी जो बेनिफिट्स है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, सपोर्ट, जो भी चीजें जो है वो उनको मिलते हैं, और इवन उनको मिनिमम वेजेस भी मिलते हैं। यानी कुल मिला के अगर, है ना, अगर इस तरह की सोसाइटी है कि आपको मोबिलिटी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तो भी आपको बेसिक इकोनॉमिक डिग्निटी आपको मिलनी चाहिए। तो स्कैंडिनेवियन मॉडल जो है पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है। अगेन दोनों चीजें, हाई टैक्सेस बट वेलफेयर, और सोशल वेलफेयर या सोशल सिक्योरिटी, यानी वो हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, फ्री एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जितने भी भत्ते होते हैं, मिनिमम वेजेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और सिमिलर जो जो केस है वो लैंड रिफॉर्म इन साउथ कोरिया का है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साउथ कोरिया वाज डीपली अनइक्वल, जैसे इंडिया था कि लार्ज लैंड लॉर्ड्स के पास बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड था। फिर उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स हुए, और जो यूपीएससी की जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे एक चीज आप समझिए, लैंड रिफॉर्म्स का मतलब हो ये जमीन सुधारना नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि जमीन अगर कुछ ही लोगों के हाथ में है, तब उस जमीन को उनसे लेके जो उनके हकदार हैं, या जो गरीब लोग हैं, जो पेजेंट्स हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, या जो उस खेत की बुआई कर रहे हैं, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर। सो इसको कहते हैं लैंड रिफॉर्म।
तो लैंड रिफॉर्म में एक तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेकंड कैपिंग होती है, सीलिंग। कैपिंग या सीलिंग मतलब कि एक आदमी इतनी ही जमीन रख सकता है। फिर जो बाकी जो जितनी भी जमीन है वो गरीब किसानों में जो है बहुत कम प्राइस पे दी जाती है। फिर लेट्स कम टू द challenges faced by economic rights. So first, gig economy workers. Now gig economy में क्या होता है कि जितने भी ये जो साइड जॉब्स हैं, साइड जॉब जो जैसे वेंडर्स के हो गए, जो हॉकर्स के हो गए, राइडर्स के हो गए, सो ये एक तरह से इन सबको वेंडर्स कह सकते हैं। सो ये जो वेंडर वाले जितने भी काम हैं, अब होता ये था कि ये काम शुरू हुए थे एरेंड से। एरेंड्स ये होता है कि आप जैसे अपने छोटे किसी घर में भी होता है कि घर में जो छोटा आदमी होता है उसको बोलते हैं कि है ना, वहां जाके ये सामान लेके आ जाओ, साथ में ये लो 10 रुपए तुम्हारे खर्च के। फिर यही सिटीज में होता है तो किसी बड़ी जगह पे तो कि वहां पे जाके थोड़ा दूर हो गया, 10-12 किलोमीटर हो गया, ये गाड़ी की चाबी लो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो तुम वहां जाके इसको रिसीव करके ले आओ, ये तुम्हारे पॉकेट मनी 50 रुपए 100 रुपए। तो ये एरेंड वर्क था। नाउ यही वर्क जो है वो गिग इकोनॉमी में आ गया। तो यहाँ पे अब जो जितने भी मेजर वर्क्स जो हैं, अब उनके अंदर होता यह है कि वही काम जो है वो सब एरेंड नेचर के हो गए, सब वेंडिंग जॉब्स हो गए। तो उस वेंडिंग जॉब में क्या होता है कि आपको सिर्फ उस काम का पैसा मिलता है, बट वो उस काम का पैसा जो है वो कोई रियल इकोनॉमिक वर्क थोड़ी है, वो तो एक साइड हसल हो गया। असल में हर कोई काम कैसा करना चाहता है जिसके अंदर सोशल सिक्योरिटी, यानी अगर आप किसी पर्टिकुलर टास्क को, काम को अगर अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपनी स्किल्स दे रहे हैं, तो आपको उसके बदले जो है आपको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आपको मेडिकल इंश्योरेंस, आपको हेल्थ इंश्योरेंस, आपको जो प्रोविडेंट फंड है, आपको ग्रेजुइटी, पेंशन, आपके बच्चों को एजुकेशन बेनिफिट, फिर जितने भी तरह के अलावेंसेज हैं वो सब। और यही तो है सोशल सिक्योरिटी, जो किसी भी काम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसकी वजह से कोई आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कॉर्पोरेट में काम करना चाहेगा। बट अब जो कॉर्पोरेट जो है, दे आर शाइंग अवे फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि अगेन जो अनहेल्दी इकोनॉमिक लॉजिक है कि ये जितना पैसा जो है अगर ये हटा ले तो जो ओनर है उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अभी बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिस हो रही है, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ डेस्परेशन एंड पॉपुलेशन इंक्रीज। की पॉपुलेशन बढ़ गई है, बहुत सारे compete कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इतना है कि बहुत सारे लोग जो है जॉब्स के लिए डेस्परेट हैं। सो ऐसे में अगर ये सब हटा भी लो तो फिर वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जगह पे काम बहुत सारे हैं। पीपल आर इंडिस्पेंसिबल, पीपल आर इरिप्लेसेबल। बट ये है कि जो पीपल आर रिप्लेसेबल और people are dispensable, but their skills are not, their experiences, their knowledge is not, वो आपको नहीं मिलेगा ये। तो गिग इकोनॉमी में क्या करते हैं, जो मेजर जो डिसीजंस जो होते हैं, जो डिस्पेंसिबल नहीं है, ये रिप्लेसेबल नहीं है, वो तो फिर वो मैनेजरियल स्टाफ को दे देते हैं, और बाकी जितने भी काम हैं उनको सब वेंडिंग नेचर का बना दिया। तो जैसे ये ओला उबर के, ये जोमेटो के, ये जितने भी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब यही करते हैं कि वहां पे काम करने वाले जो हैं उनको क्या करना है, सिर्फ मोटरसाइकिल चलानी है। बट ये बहुत ही अजीब लॉजिक है। एनीवे, तो ये यहाँ पे एक नई चीज है। फिर द नेक्स्ट चैलेंज, वेल्थ इनइक्वालिटी इज राइजिंग, क्योंकि अगेन जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डेस्परेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेस्परेशन दोनों बढ़ रहा है, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एक राइफ अपॉर्चुनिटी है। तो जितनी भी कॉर्पोरेट पावर्स हैं, बिग पावर्स, व्हाट दे डू यहाँ पे, वो जो भी अनहेल्दी टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, फर्स्ट दे आर कटिंग डाउन ऑन सोशल सिक्योरिटी, फिर दे कटिंग द मैन पावर डाउन, फिर नेक्स्ट थिंग कि प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए जो कॉस्ट कटिंग मेथड जो है उसका एक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उसमें भी ये है कि पहले जो 10 घंटे काम कर रहा था उसको अब 12 घंटे काम करवाओ, ठीक है, ये कर लेगा, 2 घंटे यहाँ पे बढ़ा दो, तो 2 घंटे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा
उसका पैसा नहीं देना, उसका प्रॉफिट जो है वो कंपनी के पास जाएगा। और सेकंड, पहले उसको अगर 10,000 मिल रहे थे, अब उसको 8,000 दो, तो यहाँ पे 2,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये भी प्रॉफिट जाएगा। तो इस तरह से जो इनइक्वलिटीज जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसका आप उदाहरण जो ऑक्सफैम रिपोर्ट में देख सकते हैं, जो 2025 की। फिर जो हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, हर एक सोशल चीज जो है, जो बेसिक चीजें जो है उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया। तो जो भी पुअर लोग जो हैं, दे कैन नॉट एक्सेस देम। फिर देयर इज अ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, कि जो अगेन जो गिग गिग वर्कर्स जो हैं, या फिर जो इनफॉर्मल वर्कर्स जो हैं, जो इस फॉर्मल नेटवर्क में नहीं है, किसी कॉर्पोरेट या किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हुए हैं, खुद की दुकान है, खुद का धंधा है, खुद की वर्कशॉप है, तो ये सब लोग जो हैं इनको सोशल सिक्योरिटी, फॉर्मल प्रोटेक्शंस वगैरह नहीं मिल रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ राइट्स, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। So, social and cultural rights, these are the basic rights which are necessary to live a meaningful life within one's own social and cultural framework. तो हर एक का जो पर्टिकुलर कल्चर है, उस फ्रेमवर्क में जीना जरूरी है। नाउ, अभी आप कहेंगे कि सर्वाइवल तो यूनिवर्सल होता है, तो सर्वाइवल तो एनिमल का भी यूनिवर्सल होता है। तो वैसे तो बिना कुछ पहने, बिना किसी घर में रहे, हम पेड़ों के ऊपर भी तो रह सकते हैं। हमारे एंसेस्टर्स रहा करते थे, और उसमें भी वो फिर हंटिंग गैदरिंग से कर ही रहे थे। तो सोशल कल्चर में हर एक कल्चर का अपना एक फ्रेमवर्क होता है। जैसे हम अपने जो हिंदी हार्टलैंड है उसकी बात करें, तो यहाँ पे उस फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारे खर्चे हैं, द एक्सपेंसेस आर देयर। आप जानते हैं कि फर्स्ट, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, दे आर लॉट ऑफ कस्टम्स, फिर रिचुअल्स हैं, पूजा पाठ है, फिर बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, फिर सारे जो जितने भी सोशल गैदरिंग्स हैं उनके अंदर एक्सचेंजेस हैं, कि कहीं पे गए आपने, उनको उन्होंने आपको गिफ्ट दिया, तो फिर जाहिर सी बात है कि जब नेक्स्ट होगा आपको उनको गिफ्ट देना पड़ेगा। कहीं बुलाते हैं, जितने भी अकेजन्स होते हैं, आपको भी घर में शादी है, बर्थडे पार्टी फंक्शन है, या आप ये कोई सिंपल कोई लोकल कस्टम है, कोई पूनम का त्योहार हो गया, कोई तीज का, कोई चौथ का त्योहार है, गणेश चतुर्थी है, तो इन सब के अंदर कुछ न, रक्षाबंधन हो गया। सो ये हमारा सोशल फ्रेमवर्क है, सोशल कल्चर फ्रेमवर्क है। अब इसके अंदर भी तो बेसिक राइट्स जरूरी है। तो फर्स्ट, जब जरूरी हो तब आपको उसमें आपको छुट्टी भी मिले, फिर उनके लिए कॉम्पनसेशन भी हो, फिर आपके पास इतना पैसा तो हो कि आप सभी कस्टम्स फॉलो कर सकें। यानी आज के टाइम पे आप ऐसी हाईली इनइक्वल सोसाइटी में रह रहे हैं कि फर्स्ट तो धंधा ही नहीं है, काम ही नहीं हो रहा है, पैसा ही नहीं आ रहा, फिर पैसा मिल रहा है तो मार मार के मिल रहा है। फिर अब आप कैसे सोसाइटी में आप एग्जिस्ट करेंगे, कैसे आप उसके अंदर उस तरह के आप सोशल कल्चर फ्रेमवर्क में आप एग्जिस्ट करेंगे, जब आपके पास रक्षाबंधन जो हो उसके में आप कुछ नहीं दे पाए। फिर अगर बैक टू बैक अगर आपके 4-5 रिश्तेदारों की शादी आ गई, तो आपको पता है कि फिर उसमें तो आप जो 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 कह सकते हैं, जो कस्टम ऑफ गिफ्ट जो है, आप उसको फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। और ये मैं देख रहा हूँ, बहुत जगह पे देख रहा हूँ कि जो यंगस्टर जो हैं, वो जितने भी सोशल गैदरिंग्स जो हैं उनमें जाए नहीं जाए। अब जब उनसे पूछते हैं क्यों नहीं जा रहे, तो जो ये हिंदी हार्टलैंड का ये सिंपल चीज है, एक्सचेंजेस। सिंपल एक बताऊं कि जैसे कोई फंक्शन आपके घर में है, तो कोई आपके परिवार के आए, वो कपड़े लेके आए, तो आपको भी जाहिर सी बात है, जब आप वो आपको बुलाएं तो आपको कपड़े लेके जाना पड़ेगा ना। वो तब आए, उन्होंने 700-800 रुपये, 1,000 रुपये खर्च किए, कोई बड़ा फंक्शन हो गया तो एक साथ ही 15-20 हज़ार रुपये। और एक ही साथ अगर आपके परिवार के अंदर ही 4-5 अगर शादियां एक साथ आ गई और हर एक के अंदर अगर 20-30-20 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया, तो आप जानते हैं कि ये है ना, अकोमोडेटिव भी नहीं। सो सोशल कल्चरल राइट्स जो है, वो मैंने अभी सिर्फ इकोनॉमिक पार्ट में बात की है, बट ओवरऑल इट रिफ्लेक्ट्स कि हमारा भी एक सोशल कल्चरल फ्रेमवर्क है। जिस तरह से अफ्रीकन का है, जिस तरह से कोरियन का है, चाइनीज का है, रशियन का है,
जो यूरोपियंस का है, साउथ अमेरिकन का है ना, इक्वाडोरियंस का है, पोलिनेशियन का, सबका है। तो वैसे ही हमारा भी है। और हमारे कल्चर में अगर हम अपने फ्रेमवर्क में हेल्दीली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हमारी जो डाइवर्सिटी है, इट विल नॉट बी मेंटेन। एंड सिंस आई ऑल्सो टीच anthropology and molecular genetics, I tell you one thing: evolution is strictly against uniformity. If uniformity is there, it means we are closer to the extinction. So यहाँ भी यही हो रहा है। खैर, social cultural rights, they include right to education, health and housing, participate in the cultural life, to preserve and promote one's all cultural paraphernalia, जितने भी cultural accessories associations हैं, language, traditions, customs, festivals, identity, उन सब में, and then right to be socially included. So ये rights हैं। अब इनके philosophical foundation, so एक अमर्त्य सेन, via his capability approach, he said कि बिना health, education और social rights के people cannot have the true freedom. और ये आप समझ सकते हैं ना, वी आर नॉट यू नो होमो इकोनॉमिकस। हम सिर्फ पैसे वाले होमोसेपियंस नहीं है, या हम सिर्फ सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं है। हमारी एक और लाइफ है, सिविल पोलिटिकल राइट्स के अलावा कल्चरल राइट्स भी है, सोशल राइट्स भी है, दैट वी नीड एग्जिस्टेंस। और ये सब शुरू होती है हमारी फैमिली से। और वो राइट्स अगर नहीं मिले, देन वी कैन नॉट एग्जिस्ट in the way the Western civilization or the Europeans want us to be. फिर नेक्स्ट जो फाउंडेशन है, वो यूडीएचआर का है 22 to 27, विच इंक्लूड राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, कल्चरल, सोशल प्रोटेक्शन। और ऐसे ही यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। सो ये सब फाउंडेशंस हैं। फिर नाउ विदाउट सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जितने भी लोग हैं, दे विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग, जो बेसिक अमेनिटीज हैं। और उसके साथ ही जिनके पास वो सब चीजें हैं भी, दे विल फेस द इरोजन ऑफ द कल्चर। ये फिर अब केस स्टडीज की बात करते हैं। सो इवन यहाँ पे मैंने जो शुरू किया था अपने, ये कह सकते हैं हिंदी हार्टलैंड की कल्चरल लाइफ से, बट इट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स, ऑल बेसिक अमेनिटीज विच आर नेसेसरी, जिसमें हाउस, एजुकेशन, कल्चर, ये तीनों मैटर करते हैं। और यही देख सकते हैं, जैसे जो इंडिया का एफर्मेटिव एक्शंस हैं, जो हिस्टोरिकली एक्सक्लूडेड पीपल हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसीज। सो ये लोग जो हैं विच फेस सेंचुरीज ऑफ एक्सक्लूजन, इनको जो इंडियन स्टेट है, इंडियन गवर्नमेंट है, इट प्रोवाइड रिजर्वेशन टू देम। फिर they have been special protection for prevention of atrocities against them. Where various cultural institutions are there for protection of the indigenous culture. और similarly UNESCO जो है, it is also working to protect all endangered languages and heritage. फिर since paucity of time, ये थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं जो ongoing challenges में है। फर्स्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन, जो इकोनॉमिक में भी बताया था आपको कि अगर जो बेसिक अमेनिटीज जो है, अगर वो प्राइवेटाइज हो जाए, तो पुअर जो है उनको उनका एक्सेस नहीं मिलेगा। फिर जो रूरल पीपल है, रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, उनको स्टेट की तरफ से प्रॉपर फंडिंग नहीं मिलती। फिर जो भी इंडिजिनस वॉइसेस हैं या माइनॉरिटीज हैं या शेड्यूल कास्ट जो वॉइसेस, मार्जिनलाइज वॉइसेस जो हैं, दे लैक द रिप्रेजेंटेशन। फिर रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स जो हैं, उनको भी उनका प्रोटेक्शन नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ राइट्स, कलेक्टिव और ग्रुप राइट्स। तो ये वाले राइट्स जो हैं, ये इंडिविजुअल्स को नहीं बल्कि कम्युनिटीज और ग्रुप को मिलते हैं, स्पेशली दोज हु आर who have faced operation या who are losing some kind of their identity, जैसे कोई हेरिटेज है, लैंग्वेज है, कल्चर, ये तो दोनों तरह के। फर्स्ट, द मार्जिनलाइज्ड पीपल एंड दोज दैट हैव गॉन थ्रू ऑपरेशन। तो इसमें माइनॉरिटीज
इंडिजिनस पीपल, ट्राइबल पीपल, डिसएडवांटेज एथनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप्स वगैरह ये आ जाते हैं। सो यहाँ पे इन सब लोगों को दे हैव बीन प्रोवाइड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड ऑटोनॉमी। Then they have been given the right over their traditional lands and resources, where their right to preserve and protect their language, customs, heritage, cultural elements, practices, belief system, all of them they have been protected. फिर साथ में then they have been guaranteed कि उनका उनकी जमीन, उनके रिसोर्सेज जो हैं उनके परमिशन के बिना उनसे नहीं लिए जाएंगे। फिर इसके बेसिस ये सब चीजें जो हैं दे हैव स्टार्टेड इन ड्यूरिंग द पोस्ट कॉलोनियल एंड इंडिजिनस मूवमेंट्स। तो दोनों ही टाइम में और जितने भी मार्जिनलाइज वॉइसेस जो हैं दे हैव बीन दे गिवन अ स्पेस टू एम्पलीफाई देयर वॉइसेस। फिर कम्युनिटेरियन फिलॉसफी जो है, कम्युनिटेरियन फिलॉसफी नाम से ही पता है कि ये टॉक्स अबाउट कम्युनिटी एंड कस्टम्स। सो ये फिलॉसफी इट ट्राइज टू strike a balance between social cultural context and that of modern tradition। फिर मेजर इंटरनेशनल माइलस्टोन, जो फर्स्ट माइलस्टोन जो है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल। तो जितने भी इंडिजिनस लोग हैं, ट्राइबल पीपल जो है, दे हैव बीन affirmed their right, they have been assured their rights, whether cultural, educational, economic वगैरह। फिर जो ILO कन्वेंशन 169 है, इट ऑल्सो गारंटीज इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल टू राइट्स ओवर देयर लैंड, देयर रिसोर्सेज। फिर जो जो UNFCCC का जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो क्लाइमेट चेंज टॉक्स में एक पार्ट है, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड ब्रेक थ्रू अ recognition to their knowledge system, जो which has been historically accommodative and provided a level playing field for a peaceful coexistence between the tribal community, the indigenous people and the nature। फिर यह है कि why these rights matter, क्योंकि जो इंडिजिनस पीपल है, ट्राइबल लोग जो है, वो वहीं पे रहते हैं जहाँ पे ग्लोबल डाइवर्सिटी। सो जो स्टैटिस्टिक दे रखा है that because of their indigenous practices, their timeless knowledge, which has protected 80% of global biodiversity। So आज के टाइम में स्पेशली आवर फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, तो उनकी नॉलेज जो है वो काफ़ी काम आ सकती है। दे कैन स्टैंड, दे कैन गिव अस द वे, दे कैन शो अस द वे। फिर जो डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है, again I say कि when I teach anthropology and molecular genetics, I say this with authority कि हमारे लिए डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिफॉर्मिटी जो है, इट इज़ लाइक वी आर एम्ब्रेसिंग आवर ओन एक्सटेंशन। सो जितना हो सके डाइवर्स हो जाए, ठीक है। असिमिलेशन या कह सकते हैं इंटीग्रेशन, असिमिलेशन, ये सब पॉलिसीज जो है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नाउ देयर इज अ सिंपल थिंग इन बायोलॉजी, इन जेनेटिक्स, अगर यूनिफॉर्मिटी आती है तो रिसेसिव जो है, जो बैड जीन्स जो है वो हमारे बढ़ते जाते हैं, और पॉपुलेशन में बैड जीन्स अगर बढ़ते जाते हैं तो नेचर ने ऑटोमेटिकली एक स्टॉप लगा रखा है। यानी अगर बैड जीन्स बढ़ जाएं सो नेचर उनको वहीं पे, उन इंडिविजुअल्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को वहीं पे स्टॉप कर देता है। तो जो पॉइंट जो यहाँ पे है कि वी नीड द डाइवर्सिटी, सो कल्चरल एक्सटिंक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, कल्चरल प्रिजर्वेशन होना चाहिए। फिर केस स्टडीज की बात करते हैं। जो अभी आपको बताया है, this particular milestone, UN Declaration on the Rights of the Indigenous People। तो यहाँ पे United Nations it affirmed and confirmed the dignity and autonomy of tribal people over their land and resources, and they have also been given the right to maintain all of their culture and their appendages। फिर next कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इट मस्ट टेक देयर कंसेंट, देयर परमिशन। फिर सेकंड जो है सिमिलर मूवमेंट जो है, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं लैटिन अमेरिका में, वहाँ भी
these communities, like Kayapo, Achua, they also fought these deforestation or other environmental exploitatory economic activities. तो उसके बाद जो इक्वेडोरियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट बिकेम द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज राइट्स ऑफ नेचर एंड टू अपहोल्ड प्लूरिनेशनलिज्म। तो इसका मतलब है जो ये है कि ये द फर्स्ट इंस्टेंस है जिसमें जो इंडिजिनस लोग जो है उनको अधिकार दिए गए दैट दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स ओवर द रिसोर्सेज। एंड प्लूरिनेशनलिज्म मीन्स कि जितने भी तरह के लोग जो हैं एग्जिस्ट करते हैं एक नेशन के अंदर, all of their voices would be recognized, and none of them would be given a negative treatment, any form of injustice just because of the power they hold. फिर अभी चैलेंजेस की बात करते हैं। तो अब जो पहला जो चैलेंज है कॉर्पोरेट लैंड ग्रैब, क्योंकि जो इंडिजिनस लैंड जो है वो फॉरेस्ट लैंड, इंडिजिनस लोग जो है वो स्पेशली जो बायोडाइवर्स जगह है वहां पे रहते हैं। जो इंडिया में जो सेंट्रल इंडियन बेल्ट है, तो सेंट्रल इंडियन बेल्ट जिसको छोटा नागपुर प्लेटो भी बोलते हैं, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो छोटा नागपुर प्लेटो जो एरिया है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये जो बेल्ट जो है छोटा नागपुर प्लेटो, इट इज मिनरल रिच बेल्ट, बहुत सारे मिनरल्स हैं। बट मिनरल वेल्थ के अलावा इट इज ऑल्सो ट्राइबल रिच बेल्ट, कि जितने भी सेंट्रल एशियन सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स जो हैं, लार्ज ट्राइब्स, वो भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो अब यही जो चीज़ है हर जगह पे जहाँ पे इंडिजिनस लोग जो है वहाँ पे एरिया बायोडाइवर्स एंड मिनरल रिच है। तो कॉर्पोरेट जो है वो क्या करती है, इनको किसी न किसी तरीके से डिस्प्लेस करने की कोशिश करती है। फिर ग्रीन ग्रैबिंग, अब ये हो गया कि जो कॉर्पोरेट जो है वो नए नए ट्रिक्स लेके आ रही है कि कंजर्वेशन के नाम पे ये जो जितने भी लोग जो है इनको लात मार के भगा देते हैं। फिर सेकंड ये है कि लीगल सिस्टम जो है वो भी हमारा इस टाइप से है कि इट फेवर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल पट्टा जो है उनको चाहिए। बट जो ट्राइबल जो लोग जो हैं दे हैव दिस कंसेप्ट कम्युनल रिसोर्सेज या कलेक्टिव राइट्स। तो उनका जो है, जैसे इंडिया में भी जो लोग जो हैं जितने भी ट्राइब्स हैं, वो कहते हैं कि पूरा जो जंगल है या जिस जगह पे रहते हैं वो उनका पूरे उनके जो क्लान का जंगल है, क्लान की जमीन है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो लेते ही नहीं। तो ये और समस्या है। फिर लास्ट में रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स, लिबर्टी एंड जस्टिस। सो ये है कि राइट्स जो शुरू ही आपको किया था कि राइट्स जो है दे आर इन एक्सचेंज फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वी एक्सीडेड टू। तो उस कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में we accepted to abide by the norms, and we also accepted to fulfill the obligation. तो इन दोनों के बदले, in exchange for that, we were given the rights कि अगर ये मिलते हैं तो आपको ये राइट्स मिलेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट जस्टिस, अ फेयर अप्रोच, इसके बदले ये। तो एक जस्टिस का पैरामीटर, सेकंड इन राइट्स के अंदर लिबर्टी का भी एलिमेंट है कि अगर राइट्स मिलेंगे देन उन राइट्स में सिविल राइट्स तो हो ही। हम यहाँ पे टैक्स इसलिए थोड़ी पे कर रहे हैं कि आप हमें जेल में डाल दो। तो ये दोनों ही लिबर्टी एंड जस्टिस। तो फर्स्ट जो रिलेशनशिप ये है कि राइट्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस। फिर रॉल्स की बात करते हैं। सो रॉल्स इन हिज थियरी ऑफ जस्टिस ही सेड कि सोसाइटी जो बेसिक लिबर्टी है, जो सिविल लिबर्टी, जो फंडामेंटल जो है, जिसकी जो शुरू में बात की थी, वो तो प्रोटेक्ट उसको करना ही होगा। किसी भी नेशन स्टेट को, किसी भी सोसाइटी को वो बेसिक जो चीजें हैं वो तो देनी ही होगी, क्योंकि दैट बेसिक नॉर्मल इट इज अबाउट द नॉर्म्स दैट हैज बीन क्रिएटेड। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में तो यही है कि द फेयर अप्रोच, कि अगर हम सब लोग जो हैं, एक एससी, एक एसटी, एक बीमन, एक ट्राइबल, फिर एक कन्नड़ बोलने वाला, एक कश्मीरी बोलने वाला, एक बहुत ही गरीब आदमी जो साइकिल से रिक्शा चलाता है, एक बहुत ही अमीर आदमी जो एक कह सकते हैं जैगवार चला रहा है या खुद का चार्टर है, ये सब लोग एक साथ हैं।
और सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ लॉ जो है बराबर है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह रखा है कि, है ना, आपको ये जितने भी नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने हैं, यू नीड टू अबाइड बाय द लॉ। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं दे अबाइड बाय द लॉ। वो जो जो रिक्शा चला रहा है वो भी, और जो चार्टर ले रहा है वो भी। फिर टैक्सेस जो है वो सब के सब पे कर रहे हैं। रिक्शा वाला जो है वो भी टूथपेस्ट खरीदता है तो उस पर जीएसटी पे कर रहा है। नाउ अगर कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म सबके लिए बराबर है, तो जो उसके एक्सचेंज में आने वाले राइट्स हैं वो भी सबके बराबर होने चाहिए। यानी जो नॉर्मल है, द नॉर्मल ऑफ राइट्स, इट इज इन प्रोपोर्शन टू द नॉर्म्स। नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं तो राइट भी बराबर होने चाहिए। तो यानी जो बेसिक राइट्स सबको मिलने चाहिए। देन कम्स द कैपेबिलिटी अप्रोच गिवन बाय अमर्त्य सेन, कि अगर राइट्स दे रहे हैं तो सिर्फ पॉलिटिकल राइट से मतलब नहीं है, लोगों को बेसिक राइट्स और बेसिक अमेनिटीज जो है वो भी देनी पड़ेगी ताकि दे कैन लिव फ्रीली विद डिग्निटी। फिर लास्ट में फाइनली, अनलिमिटेड राइट कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। अगर बहुत सारे राइट्स जो हैं, ये अगर सबको राइट्स मिलते हैं तो जानते हैं कि सब जो है आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट होगा। जो जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फिर पब्लिक ऑर्डर है। जैसे ये भी देखा होगा, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे सुबह 5 बजे जो है वो ये भगवान के लिए आसपास 4 मंदिर है, तो चारों के चारों कंपटीशन में क्या करते हैं, फुल वॉल्यूम में भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं। तो उसी के पीछे जो मस्जिद है, दोनों मस्जिद जो है वो भी अपना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से सबके अधिकार है, बट देन इस अधिकार में जो पब्लिक ऑर्डर है और जो हैप्पी मॉर्निंग जो है वो दोनों ही खराब हो जाती है। एनीवे, सो दिस इज इट। बहुत लॉन्ग लेक्चर हो गया, एंड never mind. If you come up with something, any kind of question, any kind of doubt, any kind of personal thing, any kind of professional academic thing, the community and comment section both are yours. So यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखिए, एंड देन आगे बढ़ते हैं इसी में आगे। एनीवे, थैंक यू।